अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों का मैं फ़ीडबैक पढ़ता हूं, यकीन मानिए बेइंतहा खुशी होती है कि आजकल आप कहानियों को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बल्कि आपका फ़ीडबैक बताता है कि जब आप कहानी सुनना शुरू करते हैं तो उसके सहर में ऐसे खो जाते हैं कि दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। और जब कहानी का इख्तिताम होता है तब आप लोगों को लगता है कि आप अपनी दुनिया में वापस लौट आए हैं। इसी तरह की एक कहानी जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, एक खौफनाक और सच्ची कहानी। लेकिन शुरू में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको ज़रूर कीजिएगा। शुरू में ही आप लाइक कर देंगे तो आपको भूलेगा नहीं। शाहजेब एक ऐसे बाप का बेटा जिसने एक ऐसे घर के अंदर आंख खोली थी जहां बेइंतहा उसने दौलत देखी थी। उसका बाप एक सेठ था, एक ऐसा कामयाब बिजनेसमैन जिसने बेइंतहा दौलत जमा की थी। लेकिन उससे बड़ी एक बहन और दूसरा नंबर शाहजेब का था। जब शाहजेब इस दुनिया में पैदा हुआ तो उसकी मां इस दुनिया से चल पड़ी। लेकिन शाहजेब के वालिद ने शादी नहीं की। सुल्तान अहमद को रिश्तेदारों ने सबने बहुत ज्यादा कहा, अभी तो उम्र ही क्या है, बीवी इस दुनिया से चली गई तो क्या हुआ, आप निकाह तो कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। और वैसे भी उनकी ज़िंदगी में अब इतना वक्त कहाँ बचा था कारोबार को संभालते हुए कि वो एक और बीवी को टाइम दे सकते। तो उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो उन दोनों बच्चों पे दी, बड़ी बेटी और छोटे बेटे शाहजेब पे। शाहजेब और उसकी बड़ी बहन बाप के दोनों ही बहुत ही लाडले थे। जो भी ख्वाहिश का इजहार होता फौरी तौर पे वो ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी जाती। लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई वो लम्हा था जब शाहजेब अपने फार्म हाउस से वापस आया था तो इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार था, इतना ज्यादा टेंशन में था कि वालिद जितना भी उससे पूछते रहे उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि आते ही शहर के अपने बड़े से उस बंगले के अंदर जो उसका कमरा था, अपने कमरे के अंदर वो कैद हो गया। बाप तो वैसे भी सारा दिन घर होते, तो उसने अपने वक्त गुजारने का जो तरीका ढूंढा था वो उसके यार दोस्त थे जिनसे वो रोजाना मिलता, गपशप करता। लेकिन अब उसने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया था। यहां तक कि ये बात सुल्तान अहमद को जब पता चली तो उन्होंने भी बेटे को रात को बुलाया और पूछा क्या हुआ है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं तुम बहुत ज्यादा खामोश हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्योंकि बाप जानता था उसके पास दुनिया जहान की दौलत है, बेटे की किसी भी ख्वाहिश को वो फौरी तौर पे पूरा कर सकता है। लेकिन बेटे ने खामोशी से खाना खाया और कहा नहीं, कोई बात नहीं। तभी उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड आदिल, जो मुसलसल उससे राब्ता कर रहा था, जब भी घर के अंदर टेलीफोन मुलाजिम उठाते तो वो पूछता शाहजेब कहाँ है, तो वो बताते कि वो अपने कमरे में बंद है, वो किसी से नहीं मिल रहे, वो बात तक भी नहीं कर रहे। यहां तक कि आदिल घर आ पहुंचा। वो शाहजेब के कमरे में गया और उससे बैठा बातें कर रहा था। लेकिन शाहजेब सर झुकाए खामोश था। वो उससे पूछ रहा था यार मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं, कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे तेरी छुपी हुई है, तेरे हर राज से वाकिफ हूं, अब ऐसा क्या हो गया है, तू हंसने वाला, शरारतें करने वाला, फन करने वाला, दोस्तों से मिलने वाला, सब दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है शाहजेब को, कहाँ है वो, ना बात कर रहा है, ना राब्ता कर रहा है, ना मिल रहा है, यार मुझे तो बता। बस इतना उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस वैसे ही दिल उदास है। भाई किस बात पे? मैंने तुझे कभी उदास होते नहीं देखा। हाँ, जब तू अपनी वालदा को याद करता है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन साथ ही तारीफ करता है कि बाप ने माँ का प्यार भी दिया, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और बाप का प्यार भी दिया, दुनिया जान की खुशियां दोनों बहन भाई के कदमों में रख दी।
लेकिन वो भी तो तू एक दो दिन के लिए अगर उदास होता है, लेकिन दोस्तों से मिलना तर्क तो नहीं करता, दोस्तों से तो मिलता रहता है, अब क्या हुआ? लाख कोशिश के बावजूद वो शाहजेब से ना पूछ सका। यहां तक कि पता लगा शाहजेब के वालिद सुल्तान अहमद घर तशरीफ ले आए। उन्होंने पूछा मुलाजमों से शाहजेब के बारे में, तो उन्होंने बताया उनके दोस्त अदील आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अदील को मेरे पास बुला कर लाओ। अदील पहुंचा और बोला अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, मैं खुद परेशान था, तुम्हें फ़ोन ही करने वाला था कि तुम घर आओ और इससे पूछो क्या हुआ है इसे। ये बहुत खामोश है, किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? तुम इसको आउटिंग के लिए कहीं ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे इसका दिमाग फ्रेश हो जाए। घर में इस तरह कमरे में बंद रहा तो ये और डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है अंकल, मैं इसको अपने फार्म हाउस पे ले जाता हूं। अदील भी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता था जो एक अमीर कबीर फैमिली थी और उनका भी एक अपना फार्म हाउस था। सिर्फ अदील को इतना बताया था अंकल ने कि जब से ये हमारे फार्म हाउस से वापस आया है तब से बहुत ज्यादा खामोश है। उसने कहा अंकल आप परेशान ना हो, मैं इसको साथ ले जाऊंगा। अदील ने एक बचपन का दोस्त था उसको कायल कर लिया और यूं उसको घर से निकाल के सीधा पहले अपने घर लेके गया। वहां उसने अपने कपड़े वगैरह कुछ लिए, वालिदैन को बताया और यूं दोनों गाड़ी में रवाना हो गए। अदील का फार्म हाउस भी उस शहर से काफी दूर गांव के पास था और जब वो रवाना होने लगे तो पहले ही मुलाजमों को इतला कर दी गई थी कि हम आ रहे हैं। तो मुलाजिम पहले ही वहां पे पहुंच गए थे। जब दोनों दोस्त वहां पे पहुंचे तो मुलाजमों ने उनका इस्तकबाल किया, सामान वगैरह उठाकर अंदर रखा और वो बड़े से फार्म हाउस के अंदर दोनों दोस्त मौजूद थे। वहां पे भी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन एक तरफ अदील था कि बातें किए जा रहा था और शाहजेब मुसलसल खामोश था। बस बेहतरी ये आई थी कि हूं हाँ में जवाब दे देता। पहले तो मुसलसल खामोश था, अब हल्का फुल्का जवाब दे रहा था। लगता था जैसे अदील उसको कुछ ना कुछ बोलने पे मजबूर कर ही पाया है कि वो हल्का फुल्का अब बोल रहा था। एक रात उन्होंने वहीं पे गुजारी। अगला दिन वो दोनों गांव घूमने फिरने के लिए निकले। अदील यही सोच रहा था जब हम घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर जाएंगे तो इसका मूड बेहतर हो जाएगा, तो इसलिए उसका दिल बहलाने के लिए उनको काफ़ी जगहों पे लेके फिरता रहा। लेकिन शाम को वो जल्द ही वापस आ गए क्योंकि आज आसमान पर गहरे बादल आए हुए थे। ऐसे गहरे बादल लगता था कि जब ये बरसेंगे वो काली घटाटोप घटाएं जो आसमान को अपनी लपेट में ऐसे लिए हुए थी कि दिन की रोशनी को भी उन्होंने अंधेरे में बदल दिया था। अब शाम को ऐसी गरज चमक के साथ बिजली शुरू हुई, बादलों की गरज, घनघनाहट और साथ ही चमकती हुई बिजली पूरे उस घुप अंधेरे जैसे माहौल को रोशन कर देती। अदील मजीद घूमना चाहता था लेकिन बादलों की तरफ और चमकती बिजली की तरफ देख के बोला लगता है किसी वक्त भी बहुत तेज बारिश हो जाएगी, हम पैदल घर से आए हुए हैं, जल्दी से वापस चलते हैं। वो दोनों तेज तेज कदमों के साथ वापस घर की तरफ जाना शुरू हुए। घर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि एकदम से तूफानी बारिश शुरू हो गई। ये सर्दियों की शुरुआत थी, अभी शदीद सर्दियां नहीं आई थी, लेकिन उस बारिश ने मौसम को बेइंतहा सर्द कर दिया था। अदील भागना चाहता था कि ठंड न लग जाए, लेकिन शाहजेब अभी भी गुमसुम सा बारिश में भीगता हुआ ऐसे चल रहा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। अदील ने उसका हाथ थामा और कहा भाग यार, बारिश में भीग गया तो बीमार हो जाएगा। उसको घसीटता हुआ खींचता हुआ वो घर तक लेके गया। दोनों ने जैसे कैसे अपने कपड़े तब्दील किए। शाहजेब तो कपड़े तब्दील करने को भी तैयार नहीं था, जाकर बैठ गया। उससे बोला यार चेंज कर लो, बीमार हो जाओगे। चेंज करने के बाद दोनों ने खाना खाया, चाय वगैरह पी और एक मूवी देखने बैठ गए। शाहजेब मूवी की तरफ तो देख रहा था, लेकिन अदील जब भी उसकी तरफ देखता तो उसको लगता कि वो मूवी की तरफ नहीं देख रहा, वो किसी गहरी सोच में गुम है। उसकी आंखें मूवी की तरफ हैं, टीवी की तरफ हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। जैसे कैसे मूवी खत्म हुई, दोनों दोस्त सोने के लिए बेडरूम के अंदर चले गए।
अभी उनको सोए हुए शायद घंटा भी नहीं हुआ था कि फोन की घंटी बजी। रिसीवर को उठाते ही अदील ने कान से लगाया और दूसरी तरफ से जो उसको बताया गया वो एकदम से चौंक गया। साथ लेटा हुआ शाहजेब नहीं जानता था किसकी कॉल है, क्या हुआ है। वो एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, ठीक है, हम अभी रवाना होते हैं। उसने एकदम से शाहजेब से कहा, शाहजेब उठ जाओ, उठ जाओ। शाहजेब भी हड़बड़ा के उठ गया कि क्या हुआ है। तो वो बोला, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में है, हमें इसी वक्त निकलना होगा। तुम्हारी बहन ने फोन किया है, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी शाहजेब भाई को लेकर पहुंचे हैं, चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। वो जल्दी से तैयार तो हो रहे थे, लेकिन बाहर बारिश जो कुछ थम चुकी सी, लेकिन वो कच्ची सड़क जो उस गांव से शहर की पक्की सड़क तक जाती थी, वो सारा रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। वो दोनों अपना सामान उठाए जल्दी से जब गाड़ी में बैठे। अदील ने ड्राइविंग सीट संभाली और फ्रंट सीट पर शाहजेब बैठ गया। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पहली बरसात थी जिसने बाहर बहुत ज्यादा ठंड पैदा कर दी थी। ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर घुसती हुई जा रही थी। उसने हीटर को चलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आसमान अभी भी उस काले स्याह बादलों से घिरा हुआ था। बारिश तो रुकी हुई थी, लेकिन उस घटाटोप घटाओं की वजह से वो जो काली स्याह घटाएं थीं, खूब अंधेरा सा कर रखा था। चांद अगर कहीं मौजूद था तो उसके ऊपर उन बादलों ने ऐसी छतरी सी कर रखी थी कि एक किरण भी चांद की जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हर तरफ खूब अंधेरा था। वो गाड़ी उस गांव की कच्ची सड़क पे इस अंदाज में चल रही थी कि बेइंतहा कीचड़ होने की वजह से शाहजेब जो बिल्कुल खामोश बैठा सामने कच्ची सड़क पे निगाहें जमाए बैठा था। अदील मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था कि कहीं गाड़ी इधर उधर स्लिप ना हो जाए। गाड़ी की दोनों लाइटें रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घुप अंधेरे की वजह से बहुत दूर तक रास्ता नहीं बना रही थी। करीब करीब तक वो सड़क को दिखा पा रही थी कि गाड़ी के वाइपर अब इसलिए चलना शुरू हो गए थे कि बारिश की बूंदें फिर से गाड़ी की स्क्रीन पर पड़ना शुरू हो गई थी। अदील ने हल्का सा वाइपर चला दिया था। अब गाड़ी के शीशे के ऊपर एक वाइपर की आवाज थी और गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी। अदील ड्राइविंग करते हुए मुड़ के शाहजेब की तरफ देखता, जिसको बता चुका था कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। वो सोच रहा था कि जैसे ये मैं खबर शाहजेब को बताऊंगा वो उछल पड़ेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और जब उसने फोन बंद किया था तो उस वक्त तो उसको भी समझ नहीं आई थी। उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन डर गया था ये मैंने क्या किया। शाहजेब को एकदम से बता दिया, लेकिन देखा शाहजेब तो उसी तरह गुमसुम रहा, जैसे उस पर कुछ खास असर ही ना हुआ हो। और वो अभी तक हैरान था कि ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या गम है कि बाप का दिल का दौरा पड़ने की खबर, इतनी बड़ी खबर ने भी शाहजेब को झंझोड़ा नहीं और वो गुमसुम सा है। कि बारिश तेज होना शुरू हो गई। अब जो पहले ही गाड़ी की स्पीड बहुत आहिस्ता थी, उसको मजीद आहिस्ता करना पड़ा। यहां तक कि गाड़ी चलाते चलाते अदील को लगा अब जितनी तेज बारिश शुरू हो गई है, अभी भी अगर मैंने गाड़ी को इसी तरह चलाना जारी रखा तो गाड़ी कहीं फिसल के जो कच्ची सड़क थी उसके दोनों तरफ जो जमीनें थीं वो थोड़ी सी नीचे करके थी। कच्ची सड़क उन जमीनों से थोड़ी सी ऊपर थी। वो भी फैसला भी नहीं कर पाया था कि एकदम से ओले पड़ने शुरू हो गए। बर्फ के वो छोटे छोटे गोले जब गाड़ी की छत पे, गाड़ी की विंड स्क्रीन पे और गाड़ी के बोनेट पे जब गिर रहे थे तो एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे कि अदील को लगा ये क्या मुसीबत है। एक तो इमरजेंसी, हमें फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचना है, और दूसरा रास्ता बारिश की वजह से कीचड़ से भर चुका और ऊपर से ये यालाबारी शुरू हो गई है। उसने फैसला किया कि वो कहीं किसी ऐसे दरख्त के नीचे जाके गाड़ी को रोक दे जहां पे कुछ देर के लिए वो इंतजार करें कि बारिश रुक जाए और उसके बाद वो वहां से चलें।
ऐसे ही मोहतात अंदाजे से गाड़ी चलाते हुए उसको साइड पे एक ऐसा रास्ता सा नजर आ गया जहां वो गाड़ी नीचे उतार सकता था, क्योंकि उस तरफ एक और रास्ता था जो शायद किसी गांव की तरफ, किसी घर की तरफ या किसी आबादी की तरफ जा रहा था। उसको वो कच्चा रास्ता ना सिर्फ साइड पे नजर आया, सीधी साइड पे, बल्कि उसी कच्चे रास्ते के साथ ही उसको एक बड़ा सा दरख्त, जो इतना बड़ा था, उसके पत्ते उसकी इस अंदाज में उसने छतरी सी बना रखी थी कि उसने सोचा अगर इसी सड़क पे मैं गाड़ी को उतार के कुछ देर के लिए गाड़ी को इसी दरख्त के नीचे खड़ा कर दूं तो हम इन ओलों से जो बहुत तेजी से पड़ रहे हैं कहीं विंड स्क्रीन को ना ही तोड़ दें। उसने गाड़ी को मोड़ दिया, उस नीचे कच्ची सड़क की तरफ उतरा और उसी बड़े से दरख्त की टहनियों के नीचे उसने गाड़ी को पार्क कर दिया। अब वो जो बड़े बड़े बर्फ के गोले से विंड स्क्रीन पे गिर रहे थे कि कहीं विंड स्क्रीन टूट ना जाए, अब वो उस दरख्त की वजह से गाड़ी पर नहीं गिर रहे थे। अब वो ओलों से तो बच गए थे, लेकिन अदील बोला कि यार क्या मुसीबत है, कहां फंस गए हैं। उधर अंकल को हमारी जरूरत है, वो अस्पताल में हैं, और इधर हम यहां फंस गए हुए हैं। वो इसी तरह दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहे। गाड़ी की लाइटें स्टार्ट थी, इंजन स्टार्ट था, लाइटें ऑन थी कि तभी गाड़ी के पीछे वाली साइड पे जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। लोहे के ऊपर जैसे कोई हाथ मारता है, या जैसे कोई चीज गिरती है, या जैसे कोई छलांग मारता है, ऐसे एक जोरदार सी आवाज आई। अदील उछल पड़ा कि ये क्या हुआ है, क्या गिरा है गाड़ी पे। उसने वहीं बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा, अंधेरे की वजह से उसको कुछ भी नजर ना आया। शाहजेब से बोला, पता नहीं यार ये अब क्या मुसीबत आ गई है, पता नहीं पीछे ये क्या गिरा है। बहुत ही भारी भरकम था जो भी गिरा है, शुक्र है शीशा बच गया है। उसको शीशे की परवाह नहीं थी, उसको उस ठंड की परवाह थी कि अगर कोई भी शीशा टूट गया तो अंदर ठंड आना शुरू हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा थी। कुछ देर वो वहां रुके रहे, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था अदील को कि थोड़ी देर के बाद फिर से वही सेम आवाज आई, जैसे गाड़ी की छत के ऊपर। पहली आवाज जो आई थी, गाड़ी की डिग्गी जो होती है, बैक हिस्सा जो होता है, उसके ऊपर एक धब की आवाज आई थी। इस दफा गाड़ी की छत पे किसी ने छलांग मारी इतनी जोर से कि इस दफा अदील के साथ साथ शाहजेब भी जैसे अपने ख्यालों से चौंक सा पड़ा, और उसने ऊपर छत की तरफ देखा। तब अदील को लगा कि वो जो गहरी सोचों में शाहजेब बैठा था, इस दफा जो भी चीज ऊपर गिरी है उससे वो भी चौंकने पे मजबूर हो गया है। तो वो शाहजेब की तरफ देख के बोला, देखा ये क्या गिरा है, पहले पीछे कुछ गिरा था, अब छत पे गिरा है। यार ये क्या मुसीबत है, रुको रुको, मैं देखता हूं निकल के। शीशा टूट गया तो सर्दी से जान निकल जाएगी। अदील नीचे उतरा, उसने नीचे उतर के देखा, शीशा महफूज था, ना पीछे गिरने के कोई निशान थे, ना छत पे कुछ था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसके वजूद के अंदर सर्द लहर, ठंडी यख हवा ने उसका ऐसा इस्तकबाल किया कि उसका जिस्म ठठरना शुरू हो गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, उसको कुछ भी नजर ना आया, लेकिन वो जल्दी से अंदर बैठ गया। उसको कपकपी सी शुरू हो गई थी, अंदर हीटर लगा हुआ था, लेकिन हवा ठंडी यख बस्ता हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। कुछ देर के बाद बारिश थम सी गई। उसने गाड़ी को रिवर्स किया और फिर से उसी सड़क पर ले आया जो कच्ची सड़क शहर की पक्की सड़क से जाके मिलती थी, और उसने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी चलती चलती कुछ स्पीड कोई तेज नहीं थी, इसलिए कि अभी भी सारा रास्ता कीचड़ की वजह से, बारिश की वजह से फिसलने का डर था। तो एक मोहतात अंदाजे से, मोहतात स्पीड के साथ चलाता हुआ जा रहा था कि एकदम से उसने देखा कि गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स उस कच्ची सड़क को जो दिखा रही थी, उस कच्ची सड़क के बिल्कुल दरमियान में एक काला स्याह बिल्ला, इतना बड़ा बिल्ला कि वो देख के चौंक सा गया। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच मौजूद था, ऐसे जैसे उस कच्ची सड़क को क्रॉस करने लगा हो। लेकिन जैसे ही निगाह अदील की उस बिल्ले पे पड़ी तो उस बिल्ले ने क्रॉस करते हुए मुड़ के गाड़ी की तरफ देखा और रुक सा गया, और उसी वक्त वो मुड़ा और इस अंदाज में चलना शुरू हो गया जैसे अब वो गाड़ी की तरफ आ रहा हो। अदील ने कहा, ये क्या, ये कहां से आ गया भाई। उसने हारन देना शुरू कर दिया कि बिल्ला डरे हारन से और रास्ता दे दे। वो रोकना नहीं चाहता था और ना ही उस बिल्ले को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने 4-5 दफा हारन दिया, लेकिन बिल्ले को
कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि वो जो चलता हुआ आ रहा था उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मजबूरन उसको स्पीड और आहिस्ता करनी पड़ी कि ये दौड़ क्यों रहा है, क्योंकि बिल्ले की दौड़ने की इतनी तेज स्पीड हो गई थी कि वो दौड़ता दौड़ता आया और उसने छलांग मारी और गाड़ी की विंड स्क्रीन से आके इतने जोर से टकराया कि अदील को एकदम से ब्रेक लगाने पड़े। पूरी गाड़ी हिल सी गई और वो एकदम से परेशान हो गया कि कहीं बिल्ला मर तो नहीं गया। लेकिन क्या उसने खुदकुशी की है? ये क्या हुआ है? ऐसे भागते हुए आया है और गाड़ी की विंड स्क्रीन से इतने जोर से टकराया है, ये मर गया होगा। उसके दिल को दुख सा हुआ, नहीं उसको मरना नहीं चाहिए। उसकी मदद करने के लिए एकदम से गेट खोल के नीचे उतर गया। वो जैसे ही नीचे उतरा उसने देखा, गाड़ी की रोशनी के अंदर उसकी निगाह पड़ी, बिल्ला बिल्कुल साइड पे जमीन पे इस तरह पड़ा हुआ था जैसे उसको शदीद चोट लगी हो। वो चलता हुआ जैसे ही बिल्ले के करीब गया कि उसको देख सके कि बच गया है, मर गया है, क्या हुआ है, उसके दिल के अंदर बहुत अफसोस हो रहा था। जैसे ही करीब गया, बिल्ला एकदम से उठकर इस अंदाज में खड़ा हो गया कि उसकी आंखें इतनी डरावनी थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख। इस अंदाज में उसने अदील को देखा कि अदील एकदम से घबरा सा गया। वो लेटा हुआ जिस अंदाज में था जैसे मर गया हो, बेहोश हो, एकदम से ऐसे फ्रेश होकर खड़ा हुआ कि एकदम से घबरा गया। और उस वक्त जैसे ही उस बिल्ले ने अदील की आंखों में आंखें डालकर देखा, साथ ही मुड़ के उसने गाड़ी में बैठे हुए शाहजेब की तरफ देखा और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने फिर से उसने छलांग मारी और गाड़ी की विंड स्क्रीन से जाके दोबारा टकराया। अदील को कुछ समझ ना आया कि ये क्या हुआ है। एकदम से वो हड़बड़ा गया, भाग के गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी जो पहले ही स्टार्ट थी, उसने जल्दी से गियर लगाया और गाड़ी चला दी। वो विंड स्क्रीन से टकराने के बाद नीचे गिरा था। क्या हुआ था कि एकदम से उसने शाहजेब से पूछा, ये देखा है तूने, दूसरी दफा बिल्ला टकराया है? उसने ऐसे आराम से गर्दन घुमाई और कहा, बिल्ला? कौन सा बिल्ला? कौन सा बिल्ला? अरे ये जिसने पहले टक्कर मारी, उसको देखने के लिए मैं नीचे उतरा था कि मरा है कि जिंदा है। मैं जैसे ही नीचे गया हूं, उठ के खड़ा हो गया, मुझे घूर के देखा, मैं डरा हूं। उसने फिर से विंड स्क्रीन पे छलांग मारी, तभी तो मैं भाग के अंदर बैठा हूं। 2 दफा गाड़ी हिली होगी, पहली दफा तो जोर से हिली है, दूसरी दफा तो मैं बाहर खड़ा था जब उसने छलांग मारी है, तभी तो मैं भाग के अंदर आ गया हूं। शाहजेब फिर से सोचों में गुम हो गया। अब अदील को अजीब सा महसूस हुआ। उसने गाड़ी को थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की कि कोई हादसा भी पेश ना आए और गाड़ी को वो तेज चला सके। गाड़ी को इसी तरह तेज चलाते हुए वो आगे बढ़ा तो उसको एकदम से दिमाग में आया, ये जो धप की आवाज़ थी जब ये विंड स्क्रीन से आके टकराया है, जितनी ये जोर की आवाज़ आई है, ये आवाज़ तो मैंने उस वक्त भी सुनी थी जिस वक्त हम दरख्त के नीचे खड़े थे। उस वक्त भी एक दफ़ा गाड़ी के पिछले हिस्से पे और एक दफ़ा गाड़ी की छत पे किसी ने छलांग लगाई थी। ये क्या है? क्या यही बिल्ला था? अरे मुझे नहीं सोचना भाई, मुझे तो बस निकलना है यहां से। उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अभी गाड़ी चलते हुए कुछ ही आगे गई थी कि उसी लम्हे एक बड़ा सा परिंदा, जिसको देख के अदील की जान निकल गई। वो इतना बड़ा परिंदा था कि उसका चेहरा बिल्कुल एक इंसान से मिलता जुलता था। बहुत छोटा सा उसका मुंह था, जैसे वो उनको चूहियां बोलते हैं, छोटी छोटी मुंह होते हैं उनके। सब्ज कपड़े उन्होंने पहन रखे होते हैं, बाहर वाले लोग तो नहीं जानते होंगे, उनके बहुत छोटे से मुंह होते हैं। ऐसे छोटे से मुंह की तरह का एक बड़े परों वाला परिंदा था। उसका मुंह बिल्कुल एक इंसान की तरह सूखा पतला सा, जैसे सूख सा गया हो मुंह था। और वो एकदम से उड़ता हुआ इस अंदाज में आया कि उसने अपने पर इस तरह फैला रखे थे कि उसके पर फैलाने से पूरी सड़क कवर हो गई थी और अदील को ब्रेक लगाने पड़ गए कि उसको अब उस परिंदे के पर फैलाने की वजह से सड़क तक नजर नहीं आ रही थी कि वो उड़ता हुआ आया और जोर से आके इतनी जोर से टकराया गाड़ी की विंड स्क्रीन से कि गाड़ी पहले से भी कई गुना ज्यादा हिल गई। उस बिल्ले के टकराने से भी हिली थी, लेकिन इस दफा तो उससे डबल ट्रिपल टाइम ज्यादा हिल गई। और अदील भी चौंका, शाहजेब भी चौंका। शाहजेब ने ऐसे देखने की कोशिश की जैसे कुछ देख रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था। अदील तो बेइंतहा खौफजदा हो चुका था। उसने कांपते हुए कहा, शाहजेब ये क्या है? उससे बोला नहीं जा रहा था। अदील ने उससे कहा, क्या है शाहजेब ये? तो शाहजेब बोला, कहां?
उसने डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा, उसे पूछ रहा हो कि पागल हो गया क्या तू? ये विंड स्क्रीन पे पर फैलाए, अभी भी पूरी विंड स्क्रीन को, गाड़ी के आगे वाली फ्रंट की जो स्क्रीन होती है उसको उसने अपने परों से छुपाया हुआ है। ये इंतहाई खौफनाक परिंदा टाइप कोई बला ऊपर है और तुझे नजर ही नहीं आ रहा। और उसी वक्त शाहजेब ने अपनी गर्दन फ्रंट सीट पे बैठे हुए साइड के शीशे से इस तरह बाहर देखा जैसे किसी को उसने देख लिया हो, और उसके चेहरे पे एकदम से खौफ सा आ गया। अदील हैरान यह था कि वो बला जो मंजर बाहर अभी भी विंड स्क्रीन पे मौजूद था, शाहजेब उसको देखने की बजाय, उससे घबराने की बजाय कह रहा था कहां, जैसे उसको कुछ नजर ही ना आ रहा हो। लेकिन अपनी साइड के जो शीशा था उसको देख के वो डर सा गया था, और तभी उसने वो शीशा खोल दिया। जैसे ही शीशा खोला, अदील के आसाब टोटली जवाब दे गए। अदील बेहोश होने के करीब हो गया, क्योंकि बाहर कफन में लिपटा हुआ एक शख्स खड़ा था। एक बूढ़ा सा शख्स, एक गरीब शक्ल वाला, छोटी छोटी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा सा शख्स जो बिल्कुल कफन में लिपटा था, और उसका चेहरा इस अंदाज में खुला हुआ था जैसे कोई मुर्दा मर जाता है तो आखिरी दफ़ा उसके दीदार करने के लिए उसके चेहरे को पर्दा, कपड़ा हटाया जाता है कि लोग दीदार कर लें। ऐसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटा हुआ था, और वो शाहजेब जिस सिमत में बैठा था उसी की साइड वाली खिड़की के बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर। अदील की जान इसलिए निकलने वाली थी, वो इसलिए बेहोश होने वाला था कि उसके कानों में जैसे ही निगाह उस बाहर कफन पोश पे अदील की निगाह पड़ी थी, तो उसी लम्हे उसके कानों में एक आवाज आई थी, म्याऊं म्याऊं। वो उछला इसलिए था कि वो म्याऊं की आवाज उसके गाड़ी के अंदर से आ रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाली सीट पे वही काला स्याह बिल्ला पीछे बैठा हुआ था। अब उस बड़ी सी विंड स्क्रीन के ऊपर एक बड़ों सी पर वाली अजीबो गरीब बला मौजूद है, और साइड पे एक कफन पोश है, और पीछे एक बहुत बड़ा लाल सुर्ख आंखों वाला बिल्ला जो पहले ही वो 2 दफा गाड़ी से टकराते हुए देख रहा है, वो गुस्से से पीछे बैठा म्याऊं म्याऊं कर रहा है। उसी वक्त अदील के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो 3 अजीबो गरीब चीजों को देख रहा था। पीछे सीट पे बिल्ला, साइड पे खड़ा हुआ कफन पोश, और आगे गाड़ी की विंड स्क्रीन को रोके हुए, परों से छुपाए हुए रास्ता रोक दिया था। जिस तरह उसने पर फैलाए हुए थे कि इस विंड स्क्रीन से इनको नजर ही कुछ ना आ सके, इसलिए उनको ब्रेक लगानी पड़ी थी, और ब्रेक लगाते ही साइड पे भी कोई आ गया था और पीछे गाड़ी के अंदर भी कोई मौजूद था। इससे पहले कि अदील बेहोश होता, शाहजेब के मुंह से एक लफ्ज निकला, चाचा आप। और जैसे ही उसने कहा चाचा आप, तो अदील जो बेहोश होने के करीब था उसने एकदम से झटका लिया। वो कांप रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने शाहजेब के मुंह की तरफ देखा कि क्या कह रहा है, तो उसके कानों में एक आवाज आई, उसी बाहर खड़े हुए कफन पोश की, वक्त आ गया है, जाओ अपना फर्ज अदा करो। ये जैसे ही उसने जुमला कहा, उसी लम्हे वो कफन पोश वहां से गायब हो गया। अदील ने उस तरफ देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। उसने सामने विंड स्क्रीन की तरफ देखा, गाड़ी की फ्रंट वाली शीशे पे भी कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे भी कोई नहीं था। और तभी शाहजेब, जिसने वो आखिरी जुमला सुना था, एकदम से उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली और बेइंतहा रोना शुरू कर दिया। वो ऐसा रोना शुरू हुआ कि अदील जो बेइंतहा खौफजदा था, डरा हुआ था, अपने दोस्त को इस तरह रोते हुए देख के एकदम से उसका खौफ थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। उसको दोस्त की फिक्र शुरू हो गई। ये पहले ही बहुत परेशान था, गुमसुम सा था, चुप सा था, बाप की खबर सुन के भी कुछ नहीं हुआ। किसी कफन पोश ने एक लाइन बोली, जाओ फर्ज अदा करो, तो ये रो पड़ा है, क्या हुआ है? उसने उसके कंधे थामे और उसको झंझोड़ने लगा, शाहजेब शाहजेब शाहजेब। शाहजेब काफी रोया, और जब रो चुका तो अदील की तरफ देख के पहले बोला, जैसे होश में आ गया, और कहा, सही कहा है, वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? कौन सा वक्त? सब कुछ बताने का वक्त। अभी तक वो रोए जा रहा था, आंसू तो थम चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी आवाज भराई हुई थी। सब कुछ बताने का वक्त। मेरे दोस्त, ये तूने देखा था सामने पीछे बिल्ली थी और कफन पोश था?
जानता हूं इनको, मैं इनको जानता हूं। क्या? तू 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 जानता है इनको? हां, जानता हूं इनको। अदील को ऐसे लगा जैसे जो इतने दिनों से चुप है, गुमसुम सा है, कुछ ऐसा है जो बहुत ही तूफान है, बाहर आने को, बाहर निकलने को बेचैन है। उससे बोला, क्या हुआ है मुझे बताओ। अब अदील अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कर रहा था। तभी शाहजेब बोला, गाड़ी कहीं साइड पे लगा दो। ठीक है। जैसे वो कुछ बताना चाहता था, दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, उसने गाड़ी को आगे जाके कोई कच्चा रास्ता देखा, साइड पे लगा दिया और कहा, बोलो क्या हुआ है। अदील अब काफी संभल चुका था। ऐसे लगा जैसे शाहजेब होश में आ गया है और कुछ बताने को तैयार है। वो बोला, अदील तू जानता है ना कि मैंने जिंदगी में कोई बात तुझसे नहीं छुपाई। हां, मैं जानता हूं, तेरी हर बात मेरे सामने है, लेकिन बात क्या है मेरे दोस्त? तो वो बोला, मैं एक लड़की को पसंद करने लगा था। उस लड़की ने मुझे इजहार मोहब्बत किया था, मारिया। हां, मुझे पता है, मारिया तुझे बहुत पसंद करती थी और तूने मुझे बताया भी था। लेकिन नहीं, वो सब धोखा था। मारिया किसी के कहने पे मेरे साथ धोखा कर रही थी ताकि एक अमीर ज़ादे से शादी करके दौलतमंद हो सके। अभी मारिया ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये गेम शुरू ही की थी कि उसको पता ना चला मैं वहां पहुंच गया। ये वो जगह थी जहां मैं और मारिया उस होटल में मिले थे, जहां उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और मैं बहुत खुश था। और उससे जब मिलके आया था तो तुझे कहा था कि मारिया ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया है, मैंने भी उससे किया है, देखते हैं आगे क्या होगा, इतना ही कहा था ना। लेकिन उससे अगले दिन मैं वैसे ही उसी जगह उस होटल से गुजर रहा था, तो मैंने कहा वहां से होता हुआ जाऊं, लेकिन ये दोनों वहां पहले से ही मौजूद थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि खुदा इस तरह उनका पर्दाफाश कर देगा। वो मारिया भी वहां मौजूद थी और उसका दोस्त भी वहां मौजूद था। वो मुझे ना देख सके और मैं उनके करीब चला गया, लेकिन वो जुमला जो मेरे कानों ने सुना तो फिर मैं इस अंदाज में ठटक कर रुक गया कि उनकी बातें सुन सकूं। और तब मैंने उनकी सारी बातों को सुन लिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने गेम खेली थी। वो मुझे फंसाने के लिए मोहब्बत का नाटक कर रही थी ताकि मेरी दौलत हथिया सके। यकीन मानो, मैं इतना उस बात से हर्ट हुआ, इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं वहां से वापस चला गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने फार्म हाउस की तरफ चला गया। वही फार्म हाउस जहां तू भी एक दफा हमारे साथ जा चुका है। वहां चाबी हर वक्त एक जगह पे मौजूद होती है, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो मुलाजमीन को पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि हम वहाँ पे आ रहे हैं। वो सफाई वगैरह कर देते हैं, एहतमाम कर देते हैं खाने पीने का, और रातों को वहीं रहते हैं जब तक पापा या हम लोग वहाँ रुकते हैं। तो वो वहाँ होते हैं, जब हम वापस आते हैं तो अपने गाँव चले जाते हैं। हमारा गाँव तू जानता है ना, फार्म हाउस गाँव से काफ़ी फासले पे है, तो इसलिए वहाँ पे मुलाजमीन रुकते भी हैं, अपने गाँव भी चले जाते हैं। मैं इतना दुखी था कि चंद दिन वहीं फार्म हाउस पे गुजारने का फैसला किया। मैं जब तक फार्म हाउस पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और यह रात के 9 बजे का टाइम था। मैंने सोचा इस वक्त मुलाजमों को बुलाना जाना, वो सो चुके होंगे, गांव के लोग तो जल्दी सो जाते हैं, खुद ही चला जाता हूं, सुबह उनको बुला लूंगा। मैं जैसे ही फार्म हाउस के बिल्कुल सामने पहुंचा तो देखता हूं उसके बिल्कुल दरवाजे के सामने हमारे माली चाचा, जिनको मैं चाचा कहता हूं, उनकी बेटी बैठी रो रही है। और जैसे ही उसको मैंने देखा, मैं नहीं जानता था वो कौन है, वो माली चाचा की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद थी। लेकिन यह क्या देखता हूं, उसके चेहरे पे जख्म है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, कई जगहों पे खून निकल रहा है। और जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा तो मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और क्यों बैठी यहां पे रो रही हो? क्योंकि मैं समझ गया माली चाचा
और उसकी फैमिली यहीं पीछे क्वार्टरों में रहते हैं। मुझे तो कई अरसा हो गया था, 5-6 साल हो गए थे मैं यहाँ पे नहीं आया था, सिर्फ पापा ही यहाँ पे आते थे। तो मुझे उसकी थोड़ी सी शक्ल याद थी। तो वो बोली, आपने मुझे देख लिया है? हाँ हाँ, आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूं, देख सकता हूं, लेकिन क्या हुआ है? वो बोली, मसीहा आ गया, मैं माली की बेटी हूं, मसीहा आ गया। और वो एकदम से उठी और भाग गई। मैं परेशान कि ये क्या हुआ है इसको, कि कैसी उसने उलझी हुई बातें की और एकदम से भाग गई है। मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं था। मैं उठा, गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी पार्क की, जहां पे चाबी रखी हुई थी वहां से चाबी उठाई और सीधा अंदर चला गया। मैंने अंदर जाके रोशनी वगैरह जला दी सारी और सोफे पे जाकर बैठ गया ड्राइंग रूम के अंदर। उन बातों को याद करना चाहता था, किस तरह मारिया के लिए एक रात में मैंने क्या कुछ सोच लिया था, क्या उसको तोहफा देना है, क्या उससे बात करनी है और क्या क्या ख्वाब देख लिए थे मैंने। मारिया कितनी खूबसूरत है वो तू भी जानता है, लेकिन वो कितना फराड कर रही थी मेरे साथ ये मैं नहीं जानता था। इसी दुख को कम करने के लिए मैं यहां पे आया था। वहां पे कितनी देर मैं ऐसे ही सोचता रहा, बैठा रहा कि मेरी बैठे बैठे सोफे पे ही आंख लग गई और मैं वहीं पे ही सो गया। ये रात का कौन सा पहर था कि शायद बिजली चली गई थी। मेरी आंख खुली तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने कहा, मैं वहां सोफे पे ही सो गया हूं, शायद लाइट चली गई है, मुझे उठ के लालटेन जलाना चाहिए। गुप अंधेरा था। मैं अंदाजे से चीज़ों से टकराता हुआ बड़ी मुश्किलों से जहां पे लालटेन रखा होता था वहां तक मैं पहुंच गया और मैंने लालटेन जला लिया कि टॉर्च पता नहीं इस वक्त कहां है, पहले लालटेन में जलाऊं। मैंने लालटेन को जैसे कैसे जला लिया और लालटेन उठाए टॉर्च लेने के लिए इधर उधर देखने लगा, यहां तक कि मुझे टॉर्च मिल गई। मैंने लालटेन को साइड पे रखा और टॉर्च उठा के वापस उसी ड्राइंग रूम की तरफ आने ही लगा था कि एकदम से मेरी टॉर्च ने एक ऐसा मंजर मुझे दिखाया कि मैं ठटक कर रुक गया। नीचे उसी कालीन पे जहां मैं सोफे पे सोया था उसके सामने जो बड़ा सा कालीन था, बिल्कुल फानूस के नीचे उस कालीन के ऊपर एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा जिस्म जख्मी था। उसने चोली और घाघरा टाइप पहन रखा था। उसका पेट नंगा सा था। वो चेहरे से बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल जवान, बिल्कुल खूबसूरत। लेकिन इस वक्त उसके माथे पे भी खून था, उसके हाथों पे भी खून था, उसके पेट पे भी खून था, उसके पूरे जिस्म पे ना सिर्फ खून था, उसको खराशें लगी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे वो मर चुकी हो, बिल्कुल इस तरह बेजान पड़ी थी कि मैं एकदम से डर गया। मुझे समझ ही ना हुआ कि ये क्या है, क्या ये मर चुकी है या क्या किसने इसको कत्ल कर दिया है। मैं जब आया था क्या उस वक्त मेरी निगाह नहीं पड़ी थी? मैं ख्यालों में इतना गुमसुम था कि ये लाश उस वक्त से पड़ी हुई थी और मैं इसको देख नहीं सका, या रात को कोई फेंक गया है या किसी ने लाइट बंद करके इसको फेंका है, ये क्या है? मैं खड़ा थर थर कांपना शुरू हो गया। मेरे लिए ये इंतहाई खौफनाक भयानक मंजर था कि उसी वक्त खौफ की वजह से मेरे हाथ से टॉर्च भी नीचे गिर गई और जैसे ही उसके ऊपर मैंने टॉर्च की हुई थी, टॉर्च मेरे हाथ से नीचे गिरी तो एक अंधेरा सा छा गया, टॉर्च का रुख दूसरी साइड पे हो गया। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, मसीहा आ गया, आ गया। बस इतनी सी आवाज आई, मसीहा आ गया, आ गया। मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। जैसे कहने से मैंने टॉर्च को उठाया। मैं डरा हुआ था कि उसकी तरफ देखना या ना देखूं, देखूं या ना देखूं। डरते डरते दोबारा मैं उसकी तरफ उससे पूछना चाहता था। वो तो जिंदा थी, उसने कहा था मसीहा आ गया, कि वो जिंदा है, मरी नहीं है। ये क्या है? उसके जिस्म से निकलने वाला खून कारपेट के ऊपर गिर चुका था। कारपेट भी काफ़ी जगहों से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी थोड़ा थोड़ा खून कारपेट पे भी लग चुका था। वो जख्मों से ताब ना ला सकी थी, मर चुकी थी। लेकिन वो बोली थी, अब मुझे एहसास हुआ मरी नहीं, अभी जिंदा है। और डरते हुए हाथों के साथ मैंने टॉर्च को उठाया और जैसे ही उसके वजूद के ऊपर दोबारा टॉर्च मारी, वो जगह बिल्कुल खाली थी।
मैंने आंखों को मला, आंखों को बार बार झपका कि क्या ये मेरा वहम है, मैं नींद में हूं, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, कमरों के अंदर झांकना शुरू कर दिया, हर जगह पे जाके देखा, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं था। मैं परेशान हो गया, ये क्या मंजर था, क्या मैं नींद में हूं, क्या कोई मुझे डरा रहा है, ये क्या है? सुबह देखूंगा। और मैं बेडरूम के अंदर गया, मैंने कुंडी लगाई और सो गया। कुछ देर नींद तो ना आई, लेकिन आखिरकार नींद आ गई। सुबह में उठा, गाड़ी लेकर गांव गया और उन लोगों को कहा कि आप लोग फार्म हाउस आ जाइए, मैं 1-2 दिन रहने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा हम वहां नहीं आएंगे। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया साहब क्या आप नहीं जानते? नहीं, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया जो माली चाचा थे, जब उनकी बेटी गायब हुई थी, उनकी बेटी के गायब होने के बाद माली चाचा ऐसे बीमार हुए कि उसके बाद वो मर गए। हम लोग वहीं पे रहते थे, लेकिन उसके बाद उस हवेली में ऐसे वाकयात होने शुरू हो गए कि हम डरना शुरू हो गए। हमने ऐसे ऐसे वाकयात वहां पे देखे कि हमें पहले लगा ये वहम है, लेकिन अब एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, 4 ने देख लिया और बारी बारी सबको कुछ ना कुछ नजर आ गया। तो तब हमें लगा कि नहीं, अब ये हवेली, अब ये फार्म हाउस किसी और मखलूक का बसेरा हो चुका है, यहां पे रहना मुश्किल है। तो हमने वो छोड़ दी। मैंने कहा मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, डरो मत, तुम अकेले थे, डर गए, अब तुम मैं साथ हूं। वो बोले नहीं, हाँ हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ही मगरिब होने वाली होगी, अंधेरा फैलने से पहले पहले हम चले जाया करेंगे, सुबह रोशनी होते ही हम आ जाएंगे, सारा काम काज देखेंगे, अंधेरा फैलने से पहले हम आपसे इजाज़त लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। यूं जितने मुलाजिम थे, जिनमें ख़वातीन भी थी जो खाना वगैरह पकाती थी, हमारी मासी भी थी, वो आ गए। उन्होंने मुझे नाश्ता वगैरह बना के दिया, सफाई वगैरह कर दी, देखभाल कर दी। जो एक बड़ा सा उस फार्म हाउस का लॉन था, जहाँ पे फूलों के काफ़ी पौधे लगे हुए थे, वहाँ पे झाड़ियाँ उग गई थी, घास उग गई थी, वो तराश खराश करवाई, उनसे मैंने काम करवाया। और जैसे ही उनसे मेरी दोबारा दिन को बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस हवेली के अंदर देखा, ये किस तरह की तुम बातें कर रहे हो? सब घबराते, कोई बात तक करने को तैयार ना होता। मैं परेशान कि ये माजरा क्या है। मैं मासी किचन में काम कर रही थी, मेरा खाना बना रही थी, तो मैं मासी के पास गया। मासी को मैं अच्छी तरीके जानता था। मैंने कहा मासी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? क्या, किसने ये हवेली को इस तरह का मशहूर कर रखा है? यहाँ पे कोई चीज़ है या ये है? कौन डरा रहा है? ये हवेली तो बिल्कुल, हवेली कही जा रहा हूँ, सॉरी, फार्म हाउस बिल्कुल ठीक है, ये कैसी बातें फैला रखी हैं? मासी डर सी गई और बोली नहीं बेटा, ये वहम नहीं है, यहाँ पे कुछ नज़र आता है, रोने की आवाज़ें आती हैं, चीखने की आवाज़ें आती हैं, माली चाचा नज़र आते हैं, माली चाचा की वो मासूम सी बेटी नज़र आती है जो गायब हो चुकी है, कुछ और लोग भी नज़र आते हैं। बेटा तुम भी यहाँ अकेला मत रहो, मेरा मशवरा ये है, तुम भी रात को यहाँ मत रुको, गांव में हमारे घर में रुक जाओ। मैंने कहा नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं, आप घबराएं मत, मैं देख लूँगा क्या है क्या नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। रात हो गई, मैं अपने बेडरूम में जाकर सो गया। आधी रात थी, किस वजह से मेरी आंख खुली थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आंख खुल गई थी। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे ऐसे महसूस हुआ कमरे के अंदर किसी के बोलने की आवाज आ रही है। ये तो साथ वाले कमरे की आवाज है। साथ वाले कमरे में क्या कोई मौजूद है? साथ वाले कमरे में क्या कोई बोल रहा है? मैं सुन के अजीब सा हुआ। मैं अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ साथ वाले कमरे के करीब गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उस खुले हुए दरवाजे से अंदर के जब मैंने मंजर देखा तो हैरान रह गया। बिस्तर पे एक शख्स लेटा हुआ था और उसके बिल्कुल साथ ही एक लड़की खड़ी थी। ये बिल्कुल वैसी थी जिस तरह की लड़की को मैंने कालीन के ऊपर जख्मी हालत में देखा था, नीचे घाघरा और चोली पहने हुए।
जब मैंने उसे देखा था तो उस वक्त वो ज़ख्मी हालत में थी, फिर गायब हो गई थी, इस वक्त बिल्कुल वो फ्रेश थी, लिबास वही था। उस लड़की का उस बिस्तर पे लेटे हुए शख्स ने हाथ थाम रखा था, इस अंदाज में उसके बाजू को पकड़ रखा था कि वो अपना बाजू उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वो शख्स उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी वो लड़की बोली, बाबू, हम बंजारे लोग हैं, आपने तो मुझसे प्रेम किया है, आप मुझसे प्रेम करते हैं ना, तो मैं भी आपसे प्रेम करती हूं, बेइंतहा आपसे प्यार करती हूं। लेकिन बाबू, मैं बंजारन हूं, मैं अपना जिस्म किसी को नहीं दे सकती, ये जिस्म उसी का होगा जो मुझसे ब्याह करेगा, जिसकी मैं पत्नी बनूंगी, ये उसी का वजूद होगा। बाबू, आप भी तो प्रेम करते हैं मुझसे, तो मेरे बाबू से मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते? कुछ मेरे बाबू को भी दे दीजिएगा, कुछ थोड़ी सी ज़मीन, हम बंजारन लोग हैं, बंजारे हैं, उनको भी दे दीजिएगा, उनका भी भला होगा, और मेरा हाथ भी मांग लीजिएगा। फिर मैं आपकी हो जाऊंगी, सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूंगी, आप जैसे कहेंगे वैसा करूंगी, मेरा प्रेम बढ़ जाएगा, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, आपकी खादमा बन के रहूंगी। लेकिन वो शख्स उससे बोला, वो ठीक है, हम प्यार करते हैं, वो शादी अभी नहीं करनी, शादी बाद में देख लेंगे, इस वक्त तुम इनकार मत करो, बस मेरे पास आओ। वो कह रही थी, नहीं बाबू नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। और वो शख्स उसको बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ था। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में शायद कोई मौजूद है और उसकी प्राइवेसी है और मैं खड़ा इस अंदाज में देख रहा हूं, ये बेहूदगी है, मैंने दरवाज़ा एकदम बंद किया और दरवाजे को नॉक किया, टक 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 ठक 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 ठक। कौन है अंदर? मैं अंदर आना चाहता हूं। और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। मैं एकदम से चौंक पड़ा, ये क्या हुआ? क्या वो छुप गए? हवेली तो मेरी, ये फार्म हाउस तो मेरा है, क्या वो लोग छुप गए? ये कहाँ चले गए? मैं कमरे के अंदर गया, मैंने सारा छान मारा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और काफ़ी देर सोचता रहा, ये है क्या, ये हो क्या रहा है, कुछ भी मेरी समझ में ना आया। लेकिन मैं अब फैसला कर चुका था। अगला दिन जैसे कैसे मैंने गुजारा, लेकिन रात को मैंने अपना पिस्तौल संभाल कर रख लिया और एक मजबूत सा डंडा भी अपने पास रख लिया। पिस्तौल को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखा और डंडा साइड पर रखकर मैं लेट गया। फिर मुझे रात को आवाजें आई, जिससे फिर से मेरी आंख खुल गई। आराम से मैं अपने बिस्तर से उठा, मैंने पिस्तौल उठाया और दूसरे हाथ में डंडा पकड़ा। मैं नहीं जानता था कि कौन से हालात होने लगे हैं और अगर मुझे जान का खतरा हुआ तो अपने आप को बचाने के लिए इस पिस्तौल का भी इस्तेमाल करूंगा, वरना मेरे लिए डंडा ही काफ़ी था। और मैं लेके दबे कदमों चलता हुआ उस साथ वाले कमरे की तरफ जा रहा था। दरवाज़ा उसी तरह खुला हुआ था, आज पहले से भी दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा खुला था और दूर से ही मैंने देख लिया कोई मर्द और औरत उस बिस्तर पे इस अंदाज में लेटे थे कि जिस तरह मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं। मैंने जैसे ही उस मंजर को देखा तो एकदम से मेरे अंदर शर्म आ गई कि इस अंदाज में जाना भी गलत है। मैंने फिर से दरवाजे को बंद किया और गुस्से से धाड़ा, कौन हो तुम? और मेरे फार्म हाउस के अंदर ये क्या हरकत कर रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो? इस औरत को साइड पे करो, मैं अंदर आ रहा हूं। मेरे अंदर शदीद गुस्सा भर चुका था। वो जो भी औरत थी उसके एहतराम में मैं अंदर नहीं गया था, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं चाहता था वो अपने वजूद को चादर से, कपड़ों से ढांप ले, तब मैं अंदर जाऊं। मैं चाहता तो मैं इस घर का मालिक था, डायरेक्ट भी अंदर जा सकता था, लेकिन मुझे शर्म आ गई। किसी औरत की इज्जत को मैं इस तरह नहीं ख़राब करना चाहता था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, दौर से धाड़ा और फिर से दरवाज़ा जैसे ही खोला, अंदर कोई भी नहीं था। अंदर मैंने देखा, अंदर तो कोई भी नहीं। तो मैं एकदम खड़ा परेशान हो गया कि ये क्या है, अंदर तो कोई भी नहीं है। मुझे कुछ समझ ना आई। मैं कुछ देर इधर उधर देखता रहा और जैसे ही मैं मुड़ने लगा तो मैंने अपने पीछे ड्राइंग रूम के अंदर एक अजीबो गरीब मंजर देखा।
मैंने देखा वही लड़की जिसको मैंने पहली रात कमरे के अंदर देखा था कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ शख्स जिसने उसका बाजू थाम रखा था, वो उससे बाजू छुड़वा रही थी और कह रही थी, हम बंजारे लोग हैं, मेरे बाबू से मेरा हाथ मांग लो। वही इस अंदाज में सामने थी कि उस लड़की का मुंह मेरी तरफ था और उस शख्स का मुंह उस लड़की की तरफ था। वो शख्स मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और वो लड़की मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, और लड़की बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रही थी। तभी लड़की बोली, बाबू, इस पेट के अंदर जो है ये तेरा बच्चा है, मैं मां बनने वाली हूं, आप बाप बनने वाले हो, मैं भागती हुई आपके पास आई हूं, मुझे अपना लो, अब तो अपना लो। उस वक्त भी मैं आपके आगे भीख मांगती रही कि मुझसे ब्याह कर लो, आपने नहीं किया, और आज देखो बगैर ब्याह के मैं मां बनने वाली हूं। अब तो आगे आपके हाथ जोड़ती हूं, मुझे और कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मेरे बाबू से मेरा रिश्ता मांगो। कुछ ना दो मेरे बाबू को, कुछ ना दो मेरे बाबू को, कुछ ना दो हम बंजारों को, बस मुझसे ब्याह कर लो, इस बच्चे को अपना नाम दे दो, ये तुम्हारा बच्चा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। तो उस शख्स की आवाज जो पहले भी मुझे जानी पहचानी सी लगी थी, वो बोला, क्या बकवास कर रही हो, ये किसकी गलाजत उठाकर ले आई हो और इसको मेरे मत्थे मार रही हो? तुम्हारे पेट में जो भी बच्चा है मैं क्या जानूं किसका है, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि ये मेरा है। ये मेरा नहीं है, ये जिसका है उसके पास लेके जा। और तेरी औकात कि मैं तुझसे शादी करूं? तू पता नहीं कहां मुंह काला करती रही है और मुंह काला करके मां बन के मेरे पास आ गई है कि मैं तुझे अपना लूं। उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली। वो गड्ढी नोटों की पकड़ के उसके मुंह पे मारी और कहा, ये ले, जो रात में तेरे साथ सोया था, ये ले उसके पैसे और निकल मेरे घर से। वो गुस्से से बोली, बापू ये तेरा है, ये किसी और का नहीं है, मैंने कहीं का मुंह काला नहीं किया। तू जानता है मैं बंजारन हूं, दिल से प्यार किया है तुझसे और सिर्फ तू ही मेरे वजूद के करीब आया है, और तू अब मुझे उसके बदले पैसे दे रहा है। नहीं बाबू नहीं, तुझे मुझसे ब्याह करना होगा, नहीं तो अगर तू मुझसे ब्याह नहीं करेगा तो मैं गांव वालों को जाकर बता दूंगी कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और ये बच्चा भी तेरा है। तो मुझे पैसे में नहीं खरीद सकता तो ठीक है, तू ब्याह नहीं करेगा तो फिर मुझे भी गांव वालों को बताना पड़ेगा। उसी लम्हे एक जुमला मेरे कानों में गूंजा, तू अब गांव वालों को यह बताएगी कि यह बच्चा सुल्तान अहमद का है, सुल्तान अहमद इस बच्चे का बाप है, तू ये बताएगी। मैं तुझे इतनी मोहलत ही कहां दूंगा कि तू किसी को बता सके। और वो एकदम से आगे बढ़ा और उसने उस बंजारन का गला पकड़ लिया। बंजारन अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस सुल्तान अहमद ने, जिससे अभी तक मेरे कान गूंज रहे थे, सुल्तान अहमद जिसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लगी थी, ये तो मेरे बाप का नाम था, सुल्तान अहमद, और जो आवाज जानी पहचानी लगी थी अब क्लियर हो गई, तो मेरे बाप की आवाज है कि मेरे बाप ने इतनी देर में उसको जख्मी किया और मार डाला। और गुस्से से बोला, तू करेगी मुझे बदनाम, तू अपने अंजाम को पहुंच गई है। आई थी बड़ी मुझे बदनाम करने वाली। और वहां से तेजी से चलता हुआ दीवार के आर पार हो गया। मैं खड़ा परेशान था कि ये क्या है, ये कैसा अजीबो गरीब मंजर था। अब नीचे जमीन पे वो लड़की नहीं थी, वो सुल्तान अहमद क्या मेरा बाप था? नहीं नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बाप ने तो शादी तक नहीं की, वो शादी कर सकता था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। नहीं, वो मेरा बाप नहीं हो सकता, वो कोई और था। मैंने उसका चेहरा देखा होता, वो कोई और था। हाँ, उसका कद पीछे से मेरे बाप की तरह था, लेकिन मैंने चेहरा तो नहीं देखा था। वो बाहर चला गया। मैं वहां खड़ा हुआ था
कि मैंने फिर से उसी लड़की को आते हुए देखा जो मैं इस फार्म हाउस पे पहुंचा था तो बाहर बैठी रो रही थी, जिसने कहा था मैं माली की बेटी हूं। वो सामने आके खड़ी हो गई और मुझसे बोली, आप तो मसीहा हो हमारे, देख सकते हो ना मुझे। और मैंने देखा उसके पीछे 2 और औरतें भी आ गई। एक वही थी जिसने अपने आप को बंजारन कहा था, जिसको मैंने कमरे में देखा था, और एक तीसरी और थी। वो दोनों उस माली चाचा की बेटी के पीछे आके खड़ी हो गई। एक कदम आगे माली चाचा की बेटी थी और उसने कहा, ये सुल्तान अहमद कोई और नहीं, तेरा बाप था। तेरे बाप ने हमारी इज्जत लूटी है, तेरे बाप ने हमारी इज्जत को तातार किया है। और मेरा बाबू मरा मेरे दुख की वजह से है, मेरा बाबू मेरे गम की वजह से मरा है। हम तो कब से तड़प रहे हैं, हम तो कब से भटक रहे हैं। हमारी हमजाद को, हमारी आत्माओं को सुकून नहीं है। लेकिन जब तू आया और तूने मुझे रोते हुए बैठे हुए देख लिया और तूने पूछा कौन हो और यहां क्या कर रही हो, तब मैं खुश हो गई कि कोई तो ऐसा है जिसको हम नजर आए हैं। उससे पहले तो कोई भी हमें नहीं देख सकता था। पहला तू शख्स था जिसने मुझे से बात की, जिसने मेरी लफ्ज़ को सुना, मेरे अल्फाज को सुना और मुझे देख के कहा कौन है तू। तभी मैंने कहा था मसीहा आ गया और मैं भागी थी इन दोनों को बताने के लिए। तो इन दोनों को भी देख सकता है ना, देख ये मेरे पीछे खड़ी हैं, ये बंजारन है और ये एक और है इसी गांव की। मैं गायब कर दी गई। मैं बंजारन, ये जो पीछे खड़ी है, इसके वालिदैन आज तक ढूंढ रहे हैं, ये भी गायब हो गई थी, किसी को नहीं पता वो कहाँ गई है। और ये जो खड़ी है ये भी अपने घर से गायब हो गई थी, किसी को नहीं पता ये कहाँ गई है। ये तीनों तेरे बाप की हवस का निशाना बनी है और तेरे बाप ने इसी घर के लॉन के अंदर हमें दफना दिया था। हम तीनों तेरे बाप की ना सिर्फ हवस का निशाना बनी, उसके बाद उसने हमें मार दिया और मारने के बाद इसी घर के अंदर उस जगह पे दफना दिया है। तू मसीहा है ना, तू हमें देख सकता है ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे वजूद को इंसाफ चाहिए, हमारी आत्मा को इंसाफ चाहिए। और उसके बाद वो तीनों मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो रात मैंने कैसे गुजारी और उसके बाद मैं कैसे वापस पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद मैं ऐसा गुमसुम सा हुआ कि बेगाना सा हो गया। सब मुझसे पूछते रहे लेकिन मेरा दिमाग था कि नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बाप तो फरिश्ता है। मेरा बाप का मिलना, मेरे बाप का बात करना, सब उसकी जितना इज्जत करते हैं, जिस तरह लोगों की मदद करता है, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बाप, मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि वो मेरा बाप था। अदील बोला, यार जहां तक मैं भी अंकल को जानता हूं, अंकल ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे बाप का नाम लिया सुल्तान अहमद, उन्होंने खुद से कहा तुम्हारी जिस तरह तुमने सुनाया है सुल्तान अहमद, लेकिन अंकल तो बहुत नेक हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं हैं। वो ऐसे कैसे किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? उनके पास इतनी दौलत थी, जब तुम्हारी माँ मरी वो जिससे चाहते शादी कर लेते, किसी को पैसे के दे के अपने पास रख लेते, वो तो कुछ भी कर सकते थे। नहीं, हाँ दिल, इसी बात का मुझे भी यकीन नहीं आता था, इसलिए मैं खामोश हो गया था और तजब्जुब का शिकार था। लेकिन आज जो वो कफन में लिपटा हुआ बूढ़ा साइड पे खड़ा था, वो माली चाचा था, जिसको मैंने कहा, चाचा तूने क्या सुना, तेरे कानों ने क्या सुना? उसने कुछ कहा था। मैंने कहा, उसने यही कहा है कि टाइम आ गया है, अपना फ़र्ज निभाओ। नहीं, सिर्फ उसने इतना नहीं कहा, उसने कुछ और भी कहा। और जो उसने कहा उसके बाद मैं होश में आ गया। और ऐसा होश में आया कि फिर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं लेते थे। मैं रोता रहा यहां तक कि जब होश में आया तो तुझे सारी कहानी सुना दी। क्या कहा था उसने? उसने कहा था, जा और अपने बाप से बात कर। हां, वो तेरा बाप ही था, वो मरने वाला है और मरते ही उसकी आत्मा के साथ जो होगा तू सोच भी नहीं सकता। जा आखिरी दफा अपने बाप से मिल ले, ये कहा है उसने। वो तेरा ही इंतजार कर रहा है, तू सिर्फ उससे मिलेगा और उसकी आत्मा उसके वजूद को छोड़ देगी और फिर उसे किए की सजा मिलेगी। जब मैंने ये सुना तो पहले ही तू बता चुका था कि बाप को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन जब ये पता लगा वो मरने वाला है, मेरे बाप ने जो भी किया था लेकिन वो बाप है, मरने वाला है, मैं रो पड़ा।
और ये जो हमारा रास्ता रोके जा रहा था, एक बिल्ली के रूप में पीछे और एक सामने, ये सब वही थे जिनको मैं हवेली में देख चुका था, अपने उस फार्म हाउस पे देख चुका था। चलो, फर्ज निभाने का टाइम आ गया। उनने गाड़ी स्टार्ट की। खामोशी से सफर तय करते हुए मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जब अस्पताल पहुंचे तो वालिद को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। वो होश में थे। अदील को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, शाहजेब को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। अदील और शाहजेब दोनों कमरे में दाखिल हुए और जाते ही शाहजेब ने कहा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? और उसके बाप ने, सुल्तान अहमद ने, यूं बेटे की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो आंखों में, क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा, वाली चाचा इसी दुख से मर गए। वाली चाचा की बेटी, वो बंजारन, और वो तीसरी औरत। उसके बाप जो बेटे की तरफ देख रहा था, एकदम कि उसकी आंखें झुक गईं, जैसे उसने कबूल कर लिया हो कि हाँ वो था, कि उसके एकदम से आंसू बह पड़े। बेटे ने कहा, मैं तो बाप को वो दर्जा देता था कि जिसने मां बन के और बाप बन के पाला, जो चाहता तो शादी कर लेता, जिसके पास पैसा था, सब कुछ था, उसने ऐसा क्यों किया? तो उसके बाप ने रोते हुए कहा, मुझे सब ने कहा शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता था, तुम्हारी बहन के लिए। और फिर सब इस तरह प्यार करने लगे, इस तरह इज्जत देने लगे, इस तरह एहतराम करने लगे कि सबकी नज़रों में मैं बहुत ही नेक बन गया, सबकी नज़रों में ऐसा पाकबाज बन गया। लेकिन था तो एक इंसान। वक्त गुजरता गया। जब कुछ साल गुजर गए तो शायद मैं शादी कर लेता तो अच्छा था। जब कुछ साल गुजर गए तो मेरे अंदर का वो हैवान जाग उठा जिसे शादी की ज़रूरत थी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, मैं शादी ना कर सका। मैं बुरा नहीं था, लेकिन जब वहाँ उस फार्म हाउस पे मेरे ऊपर वो शैतान गालिब आया, वो हैवान गालिब आया, मैं बहक गया। और ना सिर्फ बहक गया, और फिर मेरे हाथों से ये हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे ऊपर और शैतान गालिब आ गया, मेरे ऊपर एक और हैवान गालिब आ गया, एक के बाद एक, और यूं मैंने 3 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया। और हाँ बेटे, तुमसे पहले ही, जब तुम्हें अदील लेकर वहां गया है, तुमसे पहले ही वो तीनों मेरे पास आई थी, और माली चाचा भी आया था। मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे किए की सज़ा मिलने वाली है। मेरा वक्त आ गया है, मुझे बता दिया गया है। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें एक दफ़ा गले लगा सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त शैतान ऐसा गालिब आया, मैं हैवान बन गया, और उसका आज तक मुझे पछतावा है। बस एक दफ़ा मुझे गले लगा लो, सिर्फ एक दफ़ा। बाप रो रहा था। अदील के भी आंसू निकल आए, शाहजेब के भी आंसू निकल आए। शाहजेब बाप से मिलने के लिए नीचे झुका और बाप को गले लगाया। बाप ने अपने दोनों बाजू उसकी कमर पे रखे, उसको गले लगाया। वो रोता रहा कि बाबा आपने बहुत गलत किया, पापा आपने बहुत गलत किया। रोता रहा, और रोते रोते जब वो उठा तो क्या देखता है, बाप की रूह परवास कर चुकी है। बाप शब इंतजार कर रहा था, बेटा आए, मैं उससे एक दफा मिल लूं और इस दुनिया से चला जाऊं। बाप मर चुका था। शाहजेब दोबारा बाप से लिपट गया और रोना शुरू हो गया। वो सारी बातें हो गई थी कि उसकी रूह परवास कर जाएगी, उसके किए की उसको सजा मिलेगी, वो तो मिलनी थी। वो कहने वाले कह गए थे, वो तो नहीं जानता था आगे क्या होगा, लेकिन उसका बाप उससे जुदा हो चुका था। लेकिन अपने बाप के उस जुर्म को उसने लोगों को यह बताया कि मेरे बाप की मग़फ़िरत कीजिएगा, मेरा बाप बुरा नहीं था, लेकिन उससे गुनाह हुआ है। और उसने बाकायदा पुलिस को बताकर वहाँ लेकर गया और कहा, देखिए क्या यहाँ पे उन लड़कियों की लाशें कहीं हैं? वहाँ पे खुदाई की गई तो वाकई वहाँ से 3 लाशें उनको मिली।
माली चाचा तो दुख से मरे थे, उनको तो उन्होंने अपना दफना दिया था। उन 3 लड़कियों को वहाँ पे दफनाया गया था और वहाँ उनको निकाल के बाकायदा उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई ताकि उनकी आत्माओं को भी शांति मिल सके। अदील उसके बाद ज़िंदगी भर, शाहजेब उसके बाद ज़िंदगी भर हंस ना सका, बहुत बदल गया और सबसे कहता मेरे बाबू के लिए दुआ करना, और उन तीनों के लिए भी दुआ करता, लोगों से कहता उनके लिए दुआ करना, उनकी आत्मा को भी शांति मिले।